गुड इवनिंग सर। नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर भूपेश मथुरिया और आज हमारी श्रृंखला में आज हमारा 8वां दिन है और आज हम एक और नई बीमारी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। और वो बीमारी भी ऐसी है जो जनरली बहुत ज्यादा आज की डेट में पाई जा रही है और जिसको हम बोलते हैं सियाटिका, या हम कह सकते हैं कि हमारी पीठ के लोअर बैक में जो दर्द होता है और वो दर्द हमारा एक पैर में नीचे तक होता चला जाता है। तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों होता है, अगर हो गया तो कैसे इसकी हम इसका इलाज कर सकते हैं, और ये हो ही ना उसके लिए कौन कौन से हमारे प्रिकॉशंस हैं, इसके बारे में आज हम पूरा बात करेंगे। चलिए, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा और उसके फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या है और किस तरीके से हम इस पे देखेंगे इसको। तो आई होप स्क्रीन मेरा आ गया होगा। आ गया। राइट, यस। तो आज हम बात करते हैं सियाटिका। एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर ये 40 साल या 40 से ऊपर जाते ये हो जाती है, और ऐसा नहीं है उससे नीचे नहीं हो सकती, बट उसकी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर में जैसा कि दिखाया गया है, एक मनुष्य का जो हमारा कंकाल बोल लो या स्केलेटन फॉर्म में देख लीजिए वो है। और ये इसका नाम सियाटिका क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो नर्व है जो रेड हो रही है, इसका नाम सियाटिका नर्व होता है। ये हमारी बॉडी में सबसे लंबी नर्व होती है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और सबसे ज्यादा दूर संचार मीन्स इधर से उधर चीजों को ले जाने का काम करती है। पूरे एक पैर को, एक साइड को पूरा कंट्रोल करती है। राइट, तो अब हम इसमें देखते हैं कि जनरली होता क्यों। तो देखिए, एक तो इसमें रीजन है, आपने देखा होगा जो जेंट्स होते हैं अपने पर्स में ना बहुत सारी चीजें रखते हैं। और आजकल पहले तो पैंट में जो पॉकेट्स हुआ करती थी जनरली आगे हुआ करती थी तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बट आजकल जीन्स हुआ या पैंट हुए उनमें पॉकेट पीछे आती है। अगर आपका पर्स बहुत ज्यादा हैवी है और आपने उसको पीछे की पॉकेट में रखा हुआ है तो आप प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री पे बैठ नहीं सकते। आपको एक ऐसे करके करके बैठना पड़ेगा, बिकॉज वो पर्स जो होगा वो उसके आड़े आएगा तो आपका बैलेंसिंग नहीं होने देगा आपके हिप्स की। और जब हिप्स की बैलेंसिंग नहीं होगी और आप किसी ऑफिस में या कहीं पर भी काम करते हैं, आपको बैठने का काम है, तो आप हमेशा पर्स की साइड को ऊंचा करके बैठेंगे और दूसरी साइड को ज्यादा आप लोड देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वर्टिब्रा है वो एक साइड को दबा रहेगा, और जब वो एक साइड को दबा रहेगा तो उससे धीरे 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 वो जो वहां पे नर्व्स हैं या वहां जो स्पंज टाइप की हमारी डिस्क हैं, उन डिस्क में कुछ डिफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगा और उससे ये बीमारी बन सकती है। ये तो हुआ मेल्स का एक बहुत बड़ा रीजन। फीमेल्स में, फीमेल्स जनरली काम करती हैं खड़े होकर या झुक के, उनके ज्यादातर ऐसे ही काम होते हैं। अगर खाना भी बनाना है तो पुराने जमाने में हमारी मदर या हमारी ग्रैंड मदर की बात करें तो वो चूल्हे पे खाना बनाया करते थे, वो बैठ के खाना बनाया करते थे प्रॉपर तरीके से और आराम से सब कुछ होता था, और एक आग भी होती थी सामने, उससे हीट अप भी होते रहते थे। और आज की दौर में क्या हो गया, खाना खड़े होकर बनाया जाता है, इवन खाना खड़े होकर ही खाया जाता है, जो दोनों ही पद्धतियां, दोनों ही चीजें बहुत गलत है। तो जब हम खड़े होकर खाना बनाते तो हम हमेशा स्लैब पे आगे को झुक के रहते, तो हम जनरली एक पोस्चर में बहुत ज्यादा समय गुजारते हैं। या हम बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन साफ भी हम खड़े होके करते हैं, जबकि पुराने जमाने में बर्तन साफ जो करते थे हमारी मदर, ग्रैंड मदर, वो बैठ के किया करते थे। तो वो वहां पे इस टाइप की दिक्कतें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, और इसके बाद अब ये दिक्कतें बहुत ज्यादा होने लग गई। तो ये एक फीमेल्स में अगर ये होता है, और फीमेल्स में दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, मेल की अपेक्षा फीमेल्स के अंदर एक्स्ट्रा फैट ज्यादा होता है। यहाँ पे जो आपका मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी है, आपके हिप्स हुए या आपका स्टमी हुआ, अब वो क्या होता है, उसकी वजह से जो बॉडी का वेट है वो भी ये सारी वर्टिब्रा पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और चूंकि आप बार बार झुकते हैं, एक मेल इतना नहीं झुकेगा दिन में,
एक फीमेल को 50 बार नीचे को झुक के कोई चीज उठानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, या उसके सारे दिन की अगर दिनचर्या देखें तो मैं नहीं समझता कि 100 बार उसको नीचे ऊपर ऊपर नीचे आपकी लोअर बैक को नीचे झुकाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो आदमियों में कम होता है। तो ये जो बीमारी होती है ये 70% फीमेल्स में होती है और 30% मेल्स में होती है। और उन 30% में से भी जो 70% ऐसे होती है जो पर्स की वजह से होती है, और बाकी का जो 30% है वो गलत पोस्चर है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई जर्क लग गया है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया उसमें चोट लग गई है, या आप गिर गए, सीढ़ी पे से पैर फिसल गया तो आप एकदम नीचे बैठ गए उसके सहारे, तो वो उसमें झटका लग सकता है। ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये रीजन फीमेल्स में भी होते हैं, ऐसा नहीं उनमें नहीं होते, बट वहां के जो मैंने रीजन बताए ये रीजन है इस प्रॉब्लम के होने के, तो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखते हैं sciatica होता क्या है। बिकॉज ये सियाटिक नर्व होती है, उसका नाम होता है, उसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है। तो सियाटिक एक तरह का पेन होता है जो रेडिएट करता है फ्रॉम द लो बैक डाउन टू लोअर एक्सट्रीमिटी। मतलब आपका जो लोअर बैक है वहां से ये स्टार्ट होता है और आपके नीचे पैर की उंगली तक ये दर्द जाता है, और ये आइदर साइड होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पैरों में होगा, एक साइड होगा। अगर लेफ्ट हुआ तो लेफ्ट ही होगा, राइट हुआ तो राइट होगा। डिपेंड करता है कि किस तरफ की नर्व दबी है और वो किस तरीके से है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इट इज कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ द स्टैटिक नर्व। जो भी स्टैटिक नर्व थी जो मैंने रेडिश कलर की दिखाई थी, मैं आगे भी दिखाऊंगा, उसमें इरिटेशन की वजह से होता है या उसमें गलत पोस्चर की वजह से होता है। The static nerve transmits sensation from lower extremities to and lumbar area of the low back. मीन्स हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है 3 भागों में बटी हुई होती है। एक हमारा लंबर एरिया होता है जिसको हम सबसे नीचे वाला एरिया बोलते हैं, जिसको L1, L2, L3 बोलते हैं। इसके बाद S चालू हो जाती हैं, और सबसे ऊपर जो गर्दन के पास होती है C1, C2, C3, C7 तक होती है, जिनमें हमारा सर्वाइकल होता है, और L1, L2, L3, L4 यहाँ हमारा लंबर एरिया आ जाता है, और उसके नीचे हमारा टेल बोन के S1, S2 आ जाते हैं। तो इस तरीके से होता है इनका दर्द। L1, L2 मतलब लंबर एरिया से नीचे तक, हमारे पैर के नीचे तक जाता है। अब हम इसको देखें ये क्या होता है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। आप पहले इस स्ट्रक्चर को देखें। इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी हैंड्स में चले जाते हैं, ये हमारा रीढ़ की हड्डी के साथ ये 2 भागों में बट जाते हैं। ये L1, L2, L3, L4, L5 ये यहाँ जो होंगे ये फिर एक पैर में चले जाएंगे, और यहाँ घुटने के पास से ये 2 जगह डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही एक लेफ्ट चली जाएगी, एक राइट चली जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको और थोड़ा सा गहराई से देखें तो ये जो सियाटिक नर्व है इसमें से ऊपर 4 या 5 नर्व निकल रही है। ये आप देख रहे हैं ये नर्व्स, ये जब नर्व निकल रही है तो ये फिर यहाँ आके ज्वाइंट हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। और ये एक और ध्यान से देखें, एक और बड़ी अच्छी पिक्चर में, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। एक नर्व हमारी यहाँ से आई, एक नर्व यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से, ऐसे करके ये 5 नर्व तैयार हो गई C1 से L1 से लेके L5 तक, और ये फिर एक ट्यूब में घुस गई, और इस ट्यूब में फिर ये नीचे को चली जाती हैं। तो अगर L4, L5 जनरली ये L4 है, ये L5 है, इनमें अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है या यहाँ से S1, S2, S3 होती है तो S4 होती है, S4 और L5 में दिक्कत होती है तो ये नर्व में हमारी प्रॉब्लम खड़ी होती चली जाती है। और इसको क्लियरिटी से देखें, आप हमारी बॉडी में देख रहे होंगे जो नीले पीले रंग की होती है, ये ऐसा जाल होता है, ये पूरी नर्व्स का जाल है। ये ही आपका पेन को, सेंसेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। या ऐसा कह लो कि घर में जो वायरिंग होती है ना, बिजली की जो वायरिंग होती है, हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से वायरिंग हो रखी है। अब आप ये जो देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी, इसके बीच बीच में यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारी वायरिंग जा रही है। अब ये जो कभी इनमें दिक्कत आ जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं। जब आप ऑपरेशन करेंगे तो इतनी बारीक बारीक वेन्स होती हैं, ऑपरेशन में एक आध अगर वेन कट गई और जिस भी एरिया में वो जा रही है तो आप समझ लिए कि वो आपका खराब, परमानेंटली आपका खराब हो सकता है। इसलिए कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते कि पेशेंट को रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का ऑपरेशन करवाना चाहिए। जब बिल्कुल ही एक्सट्रीम है कि आप कुछ हो ही नहीं सकता,
न चला जा रहा ना फिरा जा रहा, तो फिर उस टाइम पे तो वैसे भी आप पड़े हो और वैसे भी पड़े हो, तो उस टाइम आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से सारी निकल के ये आपकी टेल बोन होती है। ज्यादातर लोगों में टेल बोन की भी शिकायत मिलती है, और ये टेल बोन की शिकायत ज्यादातर फीमेल्स में मिलती है, क्योंकि जब बेबी होता है तो ये टेल बोन अपनी जगह से मुड़ जाती है, क्योंकि पेट जब आगे को जाता है तो ये झुक जाती है, और बाद में डिलीवरी के बाद में यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। 100% नहीं, बट 0.1%, 0.2, मतलब 1000 में से 2 या 3 फीमेल्स के ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, या ज्यादा के भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका रहन सहन और वो किस तरीके से है। तो ये हम इस तरीके से देख रहे हैं, ये जो वायरिंग्स को, और ये वायरिंग कैसे कैसे हमारी जा रही है। अब हम और डिटेल में देखते हैं। जब हमारी यहाँ से वायरिंग निकल गई तो यहाँ आके पैर के पीछे आके 2 जगह डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से हम कई बार देखते हैं कि कहाँ आपके कौन से हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है, उस हिस्से को देखना होता है। उसके कॉमन कॉज क्या होते हैं इसके, ये प्रीफॉर्मिस एक मसल्स होती है जो हमारे यहाँ पे होती है, उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट अगर होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से भी कई बार आपका पेन आता है, सियाटिक पेन आता है। तो हमें इसमें देखना है कि ये हमारा पेरिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है, और ये बल्जिंग का है। बल्जिंग में क्या होता है, ये जो डिस्क होती है इनके बीच में एक हमारी वो होती है, स्पंज टाइप का बना हुआ होता है। और ये स्पंज क्या होता है कि जब हम ऊपर से, कई बार हम ऐसे ऐसे भी करते हैं तो हमारे ये जर्क लेता रहता है। जब हम ऐसे मुड़ते हैं या ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये अपने ऊपर पूरा लोड ले रहा है। ये कुशन है एक तरह का। अगर ये कुशन नहीं होगा तो ये हड्डियां आपस में टच कर जाएंगी और आपको बहुत भयंकर पेन हो जाएगा। तो हमारे दो टाइप की दिक्कत होगी, या तो हमारे में बल्जिंग हो गई, तो ये जो डिस्क है ये निकल के इधर आ गई और इसने इस नर्व को दबा लिया, तो नीचे को पूरा संचार व्यवस्था खराब हो जाएगी। या यहाँ एक हमारा पेरिफेरल मसल्स होती है, वो मसल बढ़ गई और मसल ने इसको दबा लिया, तो हमारे नीचे को दिक्कत हो जाएगी। तो ये 2 रीजन होते हैं। जब भी सियाटिक पेन हो तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे। जब आपको प्रॉब्लम आपको पता लग जाए तो आप फिर उस चीज का इलाज कर पाए। अब बहुत सारे लोग पहलवान पे जाते हैं और इधर से उधर करवाते हैं, वो सब मिथ है, उससे कुछ नहीं होता, उससे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी ऐसा ना करें। जो जेन्युइन चीज है वही आप ट्रीटमेंट लें और वही उसी के लिए आप बात करें। अब हम इसको देखते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से निकलती है नस, यहाँ से 2 हो जाती है, एक इधर हो जाती है और एक पीछे से एड़ी से होती हुई अंगूठे तक चली जाती है। तो इसको हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जो बाहर की साइड होती है, एक एक्सटीरियर पार्ट होता है। और ये जहां से निकल रही है ये नस, ये इस तरीके से L4, L5 और S1 नीचे होती है, उनमें से नसें आती है निकल निकल के, और यह पूरा वो बनता है, और इस तरीके से इसको हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। दूसरा, हम सी केस पे जाते हैं तो यहाँ पे ये जो डिस्क के बीच का था ये बल्जिंग हो गया है। बल्जिंग होने के बाद में ये जो ऊपर से पीली नर्व आ रही थी, इसको इसने धकेल दिया है। धकेलना मतलब कंप्रेस कर दिया है, और कंप्रेस करने से ये नर्व कंप्रेस हो गई है। तो नर्व को अगर हम यहाँ सिकाई दे के या कुछ करके करेंगे तो नर्व अपनी जगह पे आ जाएगी, तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उसकी पेन किलर की दवाइयां देते रहते हैं, तो आपको दर्द महसूस नहीं होता, बट ये धीरे 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 इसको और दबाता चला जाता है। तीसरा, डी केस में क्या होता है, आपकी डिस्क कहते हैं ना मेरी डिस्क खिसक गई है, मिसप्लेस हो गई है। उस केस में अगर इस तरीके से डिस्क आपकी एक साइड हो गई है, स्लिप हो गई है, जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, तब भी ये नर्व टेढ़ी हो जाएगी। और जब ये नर्व टेढ़ी हो जाएगी तो यहाँ से ये कंप्रेस करने लग जाएगी, ये चीज इसको दबाएगी और ये इसको दबाएगी, तो यहाँ से आपका नीचे को जब ये जाएगी तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4-5 कंडीशन है जिनकी वजह से आपका ये होता है। तो सियाटिक किसी के दर्द है या कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब मेरे को प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी बल्जिंग है, क्या मेरी स्लिप डिस्क स्लिप हो गई है, क्या मेरे अंदर ये एक्सटीरियर की वजह से दिक्कत हो रही है, या L4, L5 किसमें है। जनरली 70% केस ए वाले आते हैं, बाकी के 30% में बाकी चीजें आती हैं। ये एक स्टैटिस्टिक्स कहलाती है अभी तक की जो आई। अब जब हमारा ये पेन होता है, S1 रूट पे पेन होता है, तो हमारे यहाँ पे पेन होगा, हमारे पैर के पीछे की साइड तिल्ली जो होती है वहां पे पेन होगा, थाइज में बैक साइड में पेन होगा, और जो आप बैठते हैं वहां पे आपका पेन करेगी। अगर L5 रूट पेन पे होता है तो आपको ये थाइज में आगे की साइड को पेन होगा, और यहाँ पे पैर में भी आगे की साइड को पेन होगा।
अगर L4 रूट पेन कर रही है तो ये पीछे तो होगा ही होगा, यहाँ थाई पे आगे को होगा लेकिन अंदर की साइड को भी थोड़ा सा जाएगा, और यहाँ पे भी इनर साइड, दोनों पैरों की इनर साइड को जाएगा। और अगर L3 रूट पेन कर रही है तो आपके थाई में ही दर्द होगा, आपके नीचे पेन नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा कहीं कुछ लग रहा है कि आपकी L3 L4 या आपके MRI में क्या आया है निकल के, या आप कहें कि मेरे तो थाई में ही पेन होता है, मेरे पास पेशेंट है, थाई वाले भी पेशेंट हैं, इधर वाले भी, हर टाइप के पेशेंट हैं, तो वहीं से पता लग जाता है कि आपकी कौन सी रूट में प्रॉब्लम, आप कौन सी रूट में प्रॉब्लम है, फिर वो क्या प्रॉब्लम है ये और हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। L5 रूट पे आपके पैर के अंगूठे तक आपका पेन होगा। L4 रूट पे आपके पैर एड़ी से ऊपर तक ही पेन होगा। L3 रूट पे आपके घुटने तक ही पेन होगा, और S1 रूट पे आपके एड़ी से होते हुए और आपकी जो लास्ट फिंगर होती है पैर की उस साइड में होगा, जबकि L5 से होगा तो अंगूठे वाली साइड में होगा। तो ये आपको एज ए डॉक्टर या एज ए वो आपको ये समझना है कि हमारा दर्द कैसा हो रहा है। मैं जब पेशेंट से पूछता हूं तो मैं सारी चीजें पूछता हूं डायग्नोज करते वक्त, उससे बात करके कहाँ दर्द होता है, कैसे होता है, पैर के अंगूठे तक जाता है तो कोई नहीं अंगूठे नहीं साहब एड़ी में होता है बड़ा दर्द होता है, कोई कहता है नहीं मेरी तो थाई में ही होता है, घुटने तक ही होता है, तो हम समझ जाते हैं। अब हम इस सीटी स्कैन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इन सिम्टम से ही सीटी स्कैन मान लेते हैं कि सीटी स्कैन क्या होगा आपकी बॉडी में, क्योंकि सिम्टम सब कुछ बता रहे हैं, राइट। तो वही आपको आगे इसको करना है, देखना है। अब सिम्टम्स, ये जो डिस्क है आप यहाँ देख ही रहे हैं, जब ये ऐसे निकल जाती है इसको हार्निएटेड डिस्क बोलते हैं। अगर ये हमारी थोड़ा सूज जाती है या कुछ एक तरह का वो हो जाती है, बल्ज हो जाती है, तो इसको बल्जिंग डिस्क बोलते हैं। अगर हमारी डिस्क पतली हो जाती है किसी भी रीजन से तो उसको थिनिंग डिस्क बोलते हैं। इस केस में बड़ा पेन होता है क्योंकि हड्डियां टच करने लग जाती हैं। एक हमारी डिस्क डीजेनरेट हो जाती है, एक साइड से दूसरी साइड को हो जाती है, उसको हम डीजेनरेटेड डिस्क बोलते हैं। और एक हमारी नॉर्मल होती है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो रहेंगी, अगर ऐसा कुछ है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। या और इसको ढंग से देख सकते हैं, ये हमारा डीजेनरेटेड है कि बीच में से गैप होने लग गया डिस्क में। ये हमारी बल्जिंग डिस्क है कि हमारी बल्जिंग हो गई, साइड को निकल गई, थोड़ी सी फूल गई है, सूज गई है, मोटी हो गई। ये हमारी इधर निकल गई, जैसे हर्निएटेड हो गई, हर्निया जैसे होता है, ऐसे ही ये डिस्क फूल गया, जैसे गुब्बारे का एक छोटा सा पीस एक साइड को निकल के आ गया, इसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। एक हमारी डिस्क पतली हो गई, उसको थिनिंग डिस्क बोलते हैं। और जब डिस्क बिल्कुल ही डीजेनरेट हो जाती है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो डिस्क खत्म होने लग जाती है और ये आपस में हड्डियां टच करने लग जाती हैं, और इस कंडीशन पर आकर पेशेंट फिर बेड रेस्ट पे चला जाता है, हिल डुल भी नहीं सकता, इवन बाथरूम भी नहीं जा सकता उठ के, इतना भयंकर पेन होगा। फिर उसको सारी जिंदगी या तो उसी पे रहो, या ऑपरेशन करवाओगे तो फिर आपको फालिस वाले लकवा वकवा मार जाए, कोई ना कोई हिस्सा बॉडी का डैमेज हो ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नर्व जा रही हैं। जब हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो वो नर्व आपकी डैमेज भी हो सकती हैं और वो कट भी सकती हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कहाँ हमारा कैसे पेन होता है। इससे पहले मैं आपको इसमें कुछ और दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड आप होल्ड करें और उसको समझेंगे। फिर मैंने जो बताया है इसको और ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और उसके लिए मैं एक बार खोलता हूं। तो मैं एक आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा सा, उस वीडियो से आप देख पाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जब वो वीडियो को आवाज आई? नहीं आई ना? नहीं गए था बंदर गए थे, अब आ रही है? स्क्रीन आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है। बाकी लोग थोड़ा म्यूट कर लें अपने आप को, सो दैट आवाज ना आए इधर, तो आप ढंग से उसको देख पाएंगे। मैं अभी चलाता हूँ।
numbness, burning, or tingling in the leg. Sciatica can be caused by lumbar herniated disc, degenerative disc disease, lumbar stenosis, or spondylolisthesis. As a disc degenerates and breaks down, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये होती है वो जो डिस्क होती है जो एक दूसरे के बीच में फंसी होती है, स्पंजी टाइप की होती है, जैसे स्पंज होता है ना, इस टाइप की होती है, ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे स्पंज की बॉल होती है. Inner core can leak out through the outer portion of the disc. This condition is known as disc herniation. इसको हम डिस्क हर्निएशन बोलते हैं. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ये क्रैक होती है किसी भी रीजन से और वो फ्लूइड निकल के आता है और ये जो हमारी नर्व थी, इस नर्व को कंप्रेस कर देता है. और जब ये नर्व कंप्रेस हो जाती है तो यहां से आपका पेन स्टार्ट हो जाता है. Pressure on the nerve. In consequence of aging or trauma, the intervertebral disc can be damaged or degenerated. Loss of disc height can ये cause डीजेनरेटेड हो गई, जो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रही है. bulging of the disc, putting pressure on the nerves और जब exiting ये डीजेनरेट होती है तो ये भी एक साइड को बल्ज हो जाती है और ये इस नर्व को पीछे नीचे जाके दबाने लग जाती है. the spine. Disc degeneration and facet joints overloading can cause their arthritic overgrowth. This resultant loss of space in the foramen can cause squeezing or pinching of the nerve roots as they exit the spine. This condition is called lateral stenosis. Spondylolisthesis is a common lumbar. अभी आप ये देख रहे होंगे, ये हमारी डिस्क है और यहाँ से ये नर्व निकली हुई हैं, इसके बीच में बहुत सारी नर्व आ रही हैं. जब ये डिस्क ने इसको दबा दिया इधर से तो यहाँ पे हो जाएगी, तो ये एक आपको प्रॉब्लम खड़ी कर दिए. इस साइड का जो पैर है उसमें दर्द स्टार्ट हो जाएगा. Spondylolisthesis is a common lumbar spine problem when the disc is unstable and allows the upper vertebral body to ये slide आपका forward. डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं. इस तरीके से डिस्क हमारी जब एक एसेंट्रिक हो जाती है, दूसरी साइड को चली जाती है, तो सारी की सारी नर्व वो हो जाती हैं और जब वो नर्व होती है तो वहां से पेन स्टार्ट हो जाता है. तो ये एक एजुकेशन के लिए वीडियो था कि किस तरीके से हम इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, कर सकते हैं. तो वो मैंने सोचा, मैंने कहा आपको एक बार पिक्टोरियल दिखा दूं कि अंदर क्या होता है और कैसे होता है, जिससे कि आपकी और पिक्चर यहाँ से क्लियर हो जाए. एक और मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ और वो भी आपको और क्लियर आएगा. Before you go to bed tonight, eat 1/2 teaspoon of this before 10 p.m. and electrify your metabolism by over 720. Sciatica is a term that describes symptoms of pain, numbness, and/or weakness that radiate along the sciatic nerve from the lower back to the buttocks and leg. The medical term for sciatica is lumbar radiculopathy. The vast majority of sciatica symptoms result from lower back disorders between the L4 and S1 levels that put pressure on or cause irritation to a lumbar nerve root. Most common levels at L4 and S1 levels that put pressure. L4, L5 ये और S1 जो होता है, ये यहाँ से हमारा ये क्लियर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है किसको हम L4, L5 और S1 बोलते हैं. On or cause irritation to a lumbar nerve root. Most commonly, sciatica is caused by a disc problem, such as a herniated disc that is pressing against a nerve root. It can also occur when a disc degenerates, which releases inflammatory proteins that irritate the adjacent nerve. There are many additional causes of sciatica. Sciatica symptoms are typically felt on only one side of the body. They may include a combination of leg and foot pain, weakness, tingling, or numbness. Sciatica pain is often described as searing or sharp, as opposed to achy or throbbing. Depending on where the sciatic nerve roots are compressed, symptoms may be felt in different areas of the leg and into the foot. It is important to remember that sciatica is a symptom of an underlying condition, not a diagnosis in itself. ये था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से ये जो सियाटिक नर्व होती है हमको परेशान करती है, हमें पेन करती है और इससे हम अपने आप को नहीं ठीक रख पाते और आगे चल के
बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। एक और छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। मैं वो चाहता हूं कि जब आप अपने आप को देखें तो आपको लगे कि यस, मैं दिखाता हूं आपको, छोटा सा वीडियो है। The sciatic nerve is the longest and largest nerve in the human body, running from the lower back through the back of the leg and down to the toes. The sciatic nerve starts as a collection of nerves. ये आप देखो किस तरीके से वायरिंग हो रखी है इसमें, इसके बीच में जो मैं आपको बता रहा था वो Fibers in the lower spine. These nerve fibers. अगर इसमें अगर कोई ऑपरेशन की बात करेगा इन डिस्क में, तो आपको सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क है और हम कितने बड़े रिस्क पर जा सकते हैं। Or roots exit the spinal canal through a number of openings in the bones at each level of the lower spine, called foramina. These lumbar nerve roots then combine to form one large nerve. The sciatic nerve is about as thick as a man's thumb at its largest point. The sciatic nerve travels through an opening in the pelvis called the greater sciatic foramen and typically runs below the piriformis muscle. This is why piriformis muscle problems or ये वो spasms. है जो दूसरा पेरिफॉर्मिस की वजह से जो मैंने बताया था, ये एक मसल होती है यहाँ पे, उस मसल की वजह से भी ये सियाटिक नर्व कई बार दब जाती है। ये आसानी से जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं। Can lead to sciatica symptoms. The sciatic nerve then travels down the back of the upper thigh. Above the back of the knee, the sciatic nerve divides into two nerves, the tibial and the common peroneal nerve, both of which serve the lower leg and foot. Certain conditions in the lower back can irritate the sciatic nerve, causing pain to radiate along the nerve. These symptoms are called sciatica or lumbar radiculopathy. The complex anatomy of the sciatic nerve means that symptoms of sciatica vary depending on where this irritation occurs. तो ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हमारी बॉडी में अंदर फंक्शनिंग होती है और किस तरीके से हम इसको आगे देखते हैं और चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या। अब सियाटिका और जो हमारे अदर जो बैक पेन्स होते हैं उसके थोड़ा सा देखें। बैक पेन इज एक्सट्रीमली कॉमन। किसी भी रीजन से और भी रीजन से बैक पेन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे बैक पेन सियाटिक नर्व से ही होंगे, तो उसके बहुत सारे कॉजेज भी होते हैं लोअर बैक पेन के, और भी सियाटिका के अलावा भी हो सकते हैं। लो बैक पेन कॉज बाई स्ट्रेन हो जाते, मसल स्ट्रेन हो जाते, लिगामेंट में कुछ दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। और कई बार हम बार बार कोई जर्क लग जाता है या कोई वजन उठा लेते हैं, झटके से उठा लेते हैं या झटका लग जाता है, उसकी वजह से भी हमारा पैर इसमें दर्द हो जाता है। या चलते चलते पैर एकदम अचानक ऊंचे नीचे पे पड़ गया। अगर आपका प्लान है कि आपको ऊंचे पे रखना, नीचे पे रखना, तो ब्रेन और बॉडी अपने आप बैलेंस कर लेती है। लेकिन आपको अनप्लान्ड वे में एकदम पैर झटके से नीचे चला गया तो बॉडी एकदम आपका इस तरीके से होगी और वहां से आपको वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि मेरे एक जर्क आ गया और वहां से आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कुछ उठा के ले जाते हैं, वजन ज्यादा ले लिया, टीबी ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया, फिर अपने आप को बहुत ज्यादा झुका लिया, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपका कुछ लोग है ऐसा काम करना पड़ता है सारे दिन, जिनको काम करना पड़ता है इधर से उधर चीजें उठाने का, वजनदार करने का, तो उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और किन किन को ज्यादा हो सकता है? सियाटिका कॉमन है, ये बेसिकली मिडिल एज में जब हम होते हैं 40-50 के आसपास में, वहां पे ज्यादा हो सकता है। प्रेग्नेंसी में के दौरान बहुत ज्यादा सियाटिका होने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज जो हमारा यूट्रस एनलार्ज होता है और उसकी वजह से हमारा पेल्विक एरिया होता चला जाता है, और जो पीछे की नर्व होती है जिसको मैं टेल बोन बोल रहा था, उसमें भी इम्पैक्ट आता है और सियाटिक नर्व में भी प्रॉब्लम आता है। बहुत सारी लेडीज ऐसी आती हैं कि पहली डिलीवरी के बाद में उनको ये पेन होने लग गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अदर भी कोई डिजेनरेटेड स्पाइनल हो गया, अर्थराइटिस हो गया या लंबर डिस्क हर्निएशन हो गया, उनकी वजह से भी ये पेन बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत लोड आएगा पीछे, तो वहां ये जो सियाटिक नर्व है ये पीछे को कई महीनों तक
महीना, 2 महीना, 3 महीने तक पीछे को ही झुकी रहेगी, तो वहाँ हर्निएटेड भी हो सकती है, वहां पे डिस्क बल्जिंग भी हो सकती है और वहाँ डीजेनरेट भी हो सकती है। जब डिलीवरी के बाद देखेंगे वो पेन स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अब हर्निएटेड डिस्क में एक जो मैंने बताया था कि एक साइड को निकल जाती है, बटरी ब्रा को उसको दबा लेती है, वहां से बहुत सारी नर्व जाती है, उनको इंजर्ड कर देती है या कंप्रेस कर देती है, वो आपके एक रीजन होते हैं। और उसकी इस तरीके से पिक्चर आती है, अगर हम देखें कि किस तरीके से हर्निएटेड डिस्क ने हमारा वो दिक्कत कर दिया है, नर्व को उसने दबा दिया है। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से लंबर को ये दबाती चली जा रही है। इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन का। तो ये जो रीजन्स होते हैं, ये इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, डीजेनरेट हो जाती हैं, हर्निएटेड हो जाती हैं, बल्जिंग हो जाती है और आपको पेन स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हो जाती है, अगर उसका थर्मल आप देखेंगे, एक्सरे करवाएंगे या कलर्ड एक्सरे करवाएंगे, तो इस टाइप से आपको पहले ही पता लग जाता है कि हमारे उसमें दिक्कत कहाँ है, हमारे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो कई बार ऐसे टेस्ट करवा के भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर ठीक नहीं होता, देन फिर हम इन पर डायग्नोसिस पे जाते हैं। ये हमारा डिस्क होता है, इसके बीच में फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड जब बाहर को निकल जाता है उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, या कई बार ट्यूमर हो जाता है इसमें और उसकी वजह से भी आपका पेन होने लग जाता है। वो फिर जनरली ठीक नहीं होता, उसके लिए वही फिर ऑपरेशन पे जाना पड़ता है। और नर्व कहीं ना कहीं कोई डैमेज ही होती है जब ऑपरेशन करवाते हैं, तो उसके बाद में फुली रिकवर होना बहुत मुश्किल है। उसका सक्सेस रेट हार्डली 5 से 10% ही होता है। देन फिर और भी हमारी पेरिफॉर्मिस अगर हम सिंड्रोम की बात करेंगे, तो इसमें मसल्स होती हैं जो बटक के पास में होती हैं, वो कई बार इरिटेट हो जाती हैं, और वो मसल्स जब इरिटेट हो जाएंगे, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो रेस्ट जो दूसरी मसल्स जा रही है, नर्व जा रही है, उन नर्व्स को दबा लेती हैं या उसको कंप्रेस कर देती हैं, और उससे ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, और फिर उसको हम सियाटिका बोलते हैं। बट इसको कई बार ठंडा से गर्म दे के या कुछ करके हम उससे हम इसको रिकवर कर लेते हैं। ये बड़ा इजीली और जल्दी रिकवर होने वाला केस होता है। ये आपके पेरिफेरमिस होती है, ये जब उसे कर जाती है तो इस नर्व को दबा देती है। तो जब हम सेक देते हैं तो ये फिर अपनी जगह पे आ जाती है। इसको कभी हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कभी हम इसको गर्म से देते हैं, कभी ठंडे से देते हैं, तो ये फिर एक सर्टेन उस पर आके अपनी नॉर्मल पोजीशन पकड़ लेती है और फिर हमारा पेन ठीक हो जाता है। एक फैट वॉलेट का मैंने आपको बताया था, वो ट्रिगर करता है इस सारी चीज के लिए, तो वो हमें देखना है। और अगर इस तरीके की कोई चीज है, जब हम एक्सरे करवा के देखते हैं तो वहां से हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से हमारी जो बोन्स हैं या डिस्क हैं वो किस तरीके से डिजेनरेट हुई हैं या किस तरीके से प्रॉब्लम हुई। अब आ जाते हैं इसके इलाज के ऊपर कि इलाज क्या करें और क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा जो देखिए, एलोपैथिक में जाएंगे तो आपको पेन किलर्स मिल जाएंगे, आपको एंटीबायोटिक मिल जाएंगे, आपको और भी कुछ ऐसी चीजें मल्टी विटामिन टाइप की चीजें दे दी जाएंगी, बट उनसे कोई आपको बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप नेचुरोपैथ पर जाएंगे तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दवाई है हरश्रृंगार। और हरश्रृंगार कई सारी बीमारियों में असरदार। ये ऐसा इसका फूल होता है, ऐसी इसके पेड़ होता है, पत्ती होती है, व्हाइट कलर का फूल होता है, रात को खिलते हैं, दिन में ये गिर के जमीन पर चले जाते हैं। ये बीच में इसका होता है इस कलर का और व्हाइट पत्तियों के साथ में फूल होता है, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। तो हरश्रृंगार हमारे गठिया में काम करता है, हमारे गाउट में काम करता है, अस्थमा में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। इससे अगर एलर्जी है आपको, एलर्जी में भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसी के हेयर लॉस ज्यादा होते हैं उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। घुटने में अगर दर्द होता है, आपके कार्टिलेजेस घिस गए या साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है या घुटनों की चिकनाई जिसको बोलते हैं, उसको भी ये सही करता है। बालों को झड़ना रोकता है, लीवर, हृदय और इनको भी सही करता है। दाद, डेंगू, साइटिका, बवासीर, कई सारी चीजों में हरश्रृंगार के बहुत बड़े फायदे होते हैं। कैसे इसको लेना है, इसके लेने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग बीमारी में, और वहां से हम अपने आप को इससे ठीक कर सकते हैं। इससे पुरानी से पुरानी अर्थराइटिस भी इससे निकल जाती है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये मलेरिया में भी काम आता है, फीवर में भी ये काम आती है, ये कफ और खांसी को भी ट्रीट करती है, अर्थराइटिस को भी ट्रीट करती है, और आपके रेडियल डैमेज हो जाता है बॉडी में कहीं ना कहीं, उसको भी ये ठीक करती है, एलर्जी को ठीक करती है, एंटीवायरल
या एंटीबैक्टीरियल कहीं आपके बॉडी में कोई फंगस या इस टाइप की चीज हो रही है उसको भी ठीक करेगी। डेंगू चिकनगुनिया का जो दर्द होता है उसको भी इससे हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगर आपके घर में नहीं है तो गमले में या अपने लॉन में इसको बोलें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। आई थिंक तुलसी के बाद में दूसरा यही आता है जो ज्यादातर बीमारियों में काम आता है। इसके इस टाइप के पत्ते होते हैं, ग्रीन पत्ते आपको लेने हैं और इन पत्तों से फिर हम आपको बताएंगे कि सियाटिका कैसे आपको ठीक होनी है। तो आप अच्छे से स्वस्थ पत्ते लेके उनको धुल के एक प्लेट में रख लें और इसके बाद इसको क्या करें, इनको पत्तों को पानी में डाल के उबाल लें। देखिए 2-3 तरीके से इस पे हम इसका इलाज कर सकते हैं। नंबर 1, क्या हमने इसके कुछ पत्ते ले लिए और हमने 1 या 2 लीटर पानी लिया, उस 2 लीटर पानी में हमने 250 ग्राम पत्ते लिए और उनको उबाल दिया। उबाल के हमने उसको लगभग जब वो पानी आधा रह जाए, 1 लीटर रह जाए या 1 लीटर से थोड़ा कम रह जाए, तो उसको छान के इस पत्तों को निकाल के फेंक दिया और उस पानी को एक कांच की बोतल में भर लिया। कांच की बोतल में भर के आप उसको फ्रिज में या कहीं पे भी रख दो और उसमें से रोजाना सुबह 20 से 25 ml निकालो और आप खाली पेट लो और शाम को भी खाना खाने से 1 घंटे पहले खाली पेट 1 कप के आसपास में वो आप लो। तो ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे 1 हफ्ते तक आपका चल जाएगा। ऐसे करके अगर आपने 3 से 6 महीने तक इसको लिया तो अच्छी से अच्छी बीमारी जो आपकी बॉडी में पुरानी से पुरानी क्रॉनिक डिजीज पड़ी होगी, पेन से रिलेटेड, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको लेना है। साथ में इसकी कुछ एक्सरसाइज भी करनी है अगर सियाटिका है, और वो ये एक्सरसाइज है, आपको इस तरीके से करना है। आपको इस तरीके से बैठ के और हाथ को उसे रखना है। ये एक एक्सरसाइज है, एक ये एक्सरसाइज है, एक ये एक्सरसाइज है। तो ये 5 सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप इनको कर लेंगे। इनके वीडियो आपको उस पर मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, और सिंपल है, आप यहाँ से देख के भी अपने आप कर सकते हैं, इसमें वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप यहाँ से करेंगे तो आपकी सियाटिक उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ में हम और भी कुछ देते हैं इसके अलावा, खाली इसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट 101% ठीक हो जाए। तो दूसरा हम कहते हैं प्योर कोकोनट ऑयल। कोई भी मिलावट, कोई भी संशय नहीं होनी चाहिए कि वो प्योर नहीं है। चाहे तो आप ऐसे रिलायबल सोर्स से लो। इसको आपको 10 ml कोकोनट ऑयल आपको 1 हफ्ते तक लगातार पीना है सुबह खाली पेट, और फिर 2 हफ्ते के लिए गैप कर देना है, फिर 1 हफ्ते लगातार पीना है, फिर 2 हफ्ते के लिए गैप कर देना है। ऐसे आपको लगभग 6 महीने तक इसको रखना है। ये आपकी सियाटिक नर्व होगी या बल्जिंग होगी या डीजेनरेटेड होगी, उस पर परमानेंटली काम करेगा, उस पर दोबारा से वो ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन करेगा। ये बहुत जरूरी है, प्योर होना चाहिए। अगर इधर उधर से आपने लिया तो हो सकता है कि वो पूरा आपका काम ना करे। ये कोई जो भी आपका रिलायबल सोर्स है वहां से आपको इसको प्रिक्योर करना है। देन एक और है, आपको एक बकेट में पानी लेना है और पानी में पैरों को रखना है आधा घंटे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आपको होना चाहिए और 30 मिनट के आसपास आपको रखना है। और इसके बाद में अगर पानी बीच में ठंडा हो जाता है तो उसमें और गर्म पानी डालना है। उस टेम्परेचर को थर्मामीटर से चेक करते रहना है। 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 30 मिनट के लिए पानी। चाहे आप पानी बदल लें या दूसरा पानी उसमें और गर्म पानी डाल लें। और इसके बाद में ये थेरेपी है, इस थेरेपी को करेंगे तो आपकी सियाटिक नर्व पे, यहाँ से सियाटिक नर्व पे आपका जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी उसका आपको बहुत बड़ा गेन मिलेगा और ये फायदा होगा। और ये आप हर श्रृंगार के साथ में भी कर सकते हैं, सो दैट चारों तरफ से अगर हम प्रॉब्लम को ग्रैब कर रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम ठीक होगी ही होगी। कोई ऐसा चांस नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक ना हो। नेक्स्ट आ जाता है वेट पैक। हम कमर के चारों ओर एक, अगर अभी तो सर्दी है बहुत ज्यादा, तो इसमें हम इतना प्रीफर नहीं करेंगे, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप करके गर्म कपड़ा लपेट सकते हो, सॉल वगैरह इस तरीके से, तो इसको लपेट के रखना है। इससे ठंडा गर्म सेक होता है। अगर दूसरे टाइप का अगर सियाटिका का दर्द है तो बहुत जल्दी आपको हफ्ते 10 दिन में ही इसमें आराम मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका पेट भी इससे सही रहता है, आपके टॉक्सिन्स भी बॉडी से निकलते हैं, आपका खाना भी डाइजेस्ट होता है। तो ये कई सारी चीजों में काम करती है। तो ये भी हम साथ में देते हैं जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो। साथ में हम अनीमा भी करवाते हैं, जिससे कि आपका अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है
तो जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकल जाए, क्योंकि वो टॉक्सिन्स भी आपको ब्लड के थ्रू आपके हर्निएटेड डिस्क को ठीक नहीं होने देंगे जल्दी। जैसे ही मेरे टॉक्सिन्स फ्री होगी बॉडी, इतनी ही जल्दी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो उसके लिए बॉडी के टॉक्सिन्स निकालना बहुत जरूरी हो। तो साथ में आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा बढ़ा लें, ग्रेन्स और इनको थोड़ा कम खाएं, और गेहूं चावल उस पीरियड में छोड़ दें जब आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार गेहूं से प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को ठीक होने में ज्यादा समय लग जाता है। तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको हमें प्रॉपर तरीके से, जो हमारी डाइट है उसमें 60% हम रॉ डाइट कर दें, 40% हम कुक्ड फूड खा लें, तो उससे हमारा जल्दी रिकवरी होगी। और साथ में वॉक एंड रेस्ट करना है, 5 मिनट वॉक करना है, 5 मिनट रेस्ट करना है, और कम से कम 1 घंटा सुबह करना है, 1 घंटा शाम को करना है, और बिल्कुल नॉर्मल घर में ही करना है। और नॉर्मल वॉक करके नॉर्मल बिस्तर पर लेट जाना है, फिर 5 मिनट बाद उठना है, फिर वॉक करना है। ये सिलसिला आप 4-5 बार सुबह करें, 4-5 बार शाम करें, तो आपका ये वो रहेगा, मूवेबल कंडीशन में रहेगा और जल्दी ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सियाटिका की जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी बहुत जल्द ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ था जो मैं आपको आज बताना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। अब इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस। सुरेश जी, आपने तो बहुत अच्छी तरह से साइंटिफिक का बता दिया, वीडियो मुझे बताया तो अच्छा लगा, क्योंकि डिटेल में वो जान सकते हैं। आपने बताया वो वॉक एंड रेस्ट में 5 मिनट चलना, 5 मिनट रेस्ट करना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर, इससे क्या होता है कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स में, देखिए ये तो सब जानते हैं कि एनर्जी सेल में ही बनती है, राइट। हमारा जो ग्लूकोज होता है सेल में जाता है, वहाँ बर्न होता है, एटीपी प्रोसेस होता है, उससे एनर्जी बनती है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर रहती है ऑलवेज। तो जब हम 5 मिनट वॉक की बात करते हैं तो वो एनर्जी मोबिलाइज हो जाती है। जब वो एनर्जी मोबिलाइज होती है तो फिर हमने कह दिया आपसे कि आप 5 मिनट फिर रेस्ट कर लो। तो जैसे ही बॉडी ने एनर्जी मोबिलाइज की और एनर्जी बन गई, जनरेट हो गई, फिर हम उससे आराम से बिस्तर पर लेट गए, तो एनर्जी कहाँ जाएगी? एनर्जी तो एक फॉर्म होती है। तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जितने अगर हम लेटेंगे नहीं और हम चलते ही रहेंगे तो वो जो 5 मिनट में जो एनर्जी एनर्जाइज होकर प्रोड्यूस हुई वो अगले 5 मिनट में कंज्यूम हो जाएगी, फिर अगले 5 मिनट की होगी वो अगले 5 मिनट में कंज्यूम हो जाएगी। और अगर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, आप में इतनी कैलोरी एनर्जी नहीं है, तो जब आप आधा घंटे 1 घंटे की वॉक करके आएंगे तो आप थक जाएंगे। जब हम वॉक करने गए तो थकने थोड़ी गए, हम तो एनर्जी गेन करने गए। तो एनर्जी गेन कब होगी कि हमने क्या काम किया कि जो 5 मिनट की जो हमारी एनर्जी हमने मोबिलाइज की, जो स्टोर्ड एनर्जी थी, वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स ने एब्जॉर्ब कर ली। उसमें कौन 5 चीजें एब्जॉर्ब करती हैं? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, आपका ब्रेन करता है, 60% तो यही करता है, 40% में आपका लीवर होता है, आपका किडनी होता है और आपका हार्ट होता है। अगर आप इन 5 चीजों को एडिशनल खुराक दे रहे हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगता नहीं है कि ये बढ़िया काम करेंगे, खुश रहेंगे हमेशा। और अगर इनका खाना छीन रहे हैं आप, तो ये फिर दुखी रहेंगे ना। और यही तो आपके प्रोड्यूसर हैं, यही तो आपके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही इन्हीं की वजह से तो हम जिंदा हैं। तो इनकी हमें ध्यान रखना है। जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गन्स का ध्यान नहीं रखते और हम वॉक करने चले जाते हैं 1 किलोमीटर सुबह, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। कोई पेशेंट कहते हैं मैं तो साहब दौड़ लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने कहा भाई आपकी ये उम्र दौड़ लगाने की नहीं है। उस दौड़ लगाने से आपको गेन कुछ नहीं हो रहा, आप कैलोरी लॉस कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। उस एनर्जी को जो आपने कन्वर्ट हुई है उसको आपको एब्जॉर्ब करवा के दूसरी जगह देना है। तो वो काम जो होता है 5 मिनट वॉक, हमने जब इस पूरी स्टडी की, हमने आपसे 7 मिनट क्यों नहीं कहा वॉक, 10 मिनट क्यों नहीं कहा, हमने 1 घंटा वॉक, 1 घंटे आराम क्यों नहीं कहा। तो जैसे ही आप कहीं वॉक करने भी जाएंगे तो 5 मिनट अगर आप ढंग से वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में ना एक वार्मनेस आने लग जाती है, राइट। जैसे कहते हैं कि हम रेडी हो गए, वार्म अप हो गए। तो वो वार्म अप क्या है, आपकी जो एनर्जी स्टोर थी वो धीरे धीरे मोबिलाइज होने लगी। अब उसको हमने फिर दोबारा से 5 मिनट में फिर एब्जॉर्ब कर ली उसको। अब फिर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा मोबिलाइज होगी। तो हमें
थकना नहीं है, मैं आराम से घर में ही इधर से उधर एक कमरे से दूसरे कमरे में चलते रहना है और वॉक करना है और फिर आराम से बिस्तर पर लेट जाना है। तो जब वो आप लेट रहे हैं तो वहां कोई मोबाइल या कोई ऐसा ना सुने, बिल्कुल आंख बंद करके आराम से लेटे और अपनी सांसों को गिने। और फिर आप 5 मिनट हो जाएं, आप कुछ अपना ऐसा लगा लो और इसके बाद फिर दोबारा करें और दोबारा ऐसे करें। आप लगभग दिन में 15 बार करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल इतना रहेगा कि आप इस एज में भी एक 50 साल के आदमी से ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे सारे दिन, क्योंकि आपकी एनर्जी हमेशा आपके मुट्ठी में रहेगी और तुरंत वहां काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती रहेगी। लेकिन हम जैसे जैसे एज होते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मेंटली वो होते हैं, अरे अब तो साहब हम उम्र हो गई साहब, हम कहाँ कर पाएंगे। वो जो चीज होती है वो बहुत गलत होती है, वो कभी भी नहीं आनी चाहिए, चाहे आप 80 साल के भी। तो ये चीजें हैं और ये चीज मैंने अपने एक्सपेरिमेंट किया। मेरे फादर इन लॉ हैं, 86 ईयर्स के हैं, उनको कैंसर होके ठीक हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है 8 साल पहले 10 साल पहले, और आज वो 86 ईयर में भी कहते हैं अभी तो मैं यंग हूँ, सारे काम खुद करते हैं, पैदल चलते हैं, इधर से उधर जाना है, कोई हालांकि स्कूटर वगैरह भी ड्राइव कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, बट अभी भी वो खुद सारे पैदल अपने सारे काम करते हैं, लाना, ये करना, वो करना, सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि यंग या वो बुढ़ा तो आदमी अपने आप अपने उससे होता है। जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि मैं 86 ईयर का हो गया और मैं अब मैं बुढ़ा हो गया, कि उसी दिन से मेरा डाउनफॉल चालू। तो ये मेंटल हमें अपना वो जरूर रखना है कि कभी भी हम बुढ़े नहीं होते और हमारी 100-125 साल की उम्र होती है, 125 साल तक तो हम यंग रहना चाहिए ना हमको। आपने प्योर कोकोनट ऑयल बोला, वो कब लेना चाहिए? वो सुबह खाली पेट, सुबह में खा। अच्छा, और ये दूसरा कि आयुर्वेदिक में बोलते हैं कि ये खाली पेट 1 चम्मच काऊ का घी ले लो, तो उनका भी वही रहेगा या इसका देखो काऊ का घी अगर आप ले रहे हैं तो काऊ अगर आपके पास है और काऊ देसी है तब तो आप उसको ले लो। अगर आपकी काऊ हाइब्रिड है या A1 है तो फिर वो आपके लिए फायदे के बजाय नुकसान है, ये ध्यान रहे। गाय के ऊपर ऐसा कुबड़ होना चाहिए और उसका जो पिछवाड़ा है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, स्लोपी, ऐसे सीधा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन आपको पिक्चर भी दिखाई थी जो हाइब्रिड और वो अगर ऐसा है तो आप देसी गाय का घी ले सकते हैं। मैं जनरली प्रीफर क्यों नहीं करता कि हमारे इंडिया में अब देसी गाय बची नहीं, अगर बची भी हैं तो वो जो लोग होते हैं उनको इंसिनरेट कर करके उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे दे के दूध की वजह से उस दूध को पॉइजनस बना देते हैं, और जब वो पॉइजनस हो गया तो वो कहीं ना कहीं वो आपके घी में भी असर आएगा ही आएगा। तो ये आप ये मान लीजिए अभी 8 केस ऐसे हुए, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था सर, जो वुमेन थी, जो लैक्टेटिंग वुमेन, जो बच्चे को फीड देने वाली होती हैं और उनको वैक्सीन लगाई गई, आप बिलीव नहीं करेंगे उनके बच्चों की डेथ हुई। ये यूएस की स्टडी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैक्सीन उनकी माँ को लगी वो कहीं से न कहीं से उसके टॉक्सिन्स उनके मिल्क में भी गए और मिल्क से वो बेबी में गए और बेबी की डेथ हो गई। तो जो ऑक्सीटोसिन गाय के लग रहा है या कोई दूसरा वैक्सीन गाय के लग रही है दूध ज्यादा देने के लिए, तो वो उसके दूध में भी आएगी और दूध के माध्यम से आपके घर में भी आएगी, फिर वो आपकी बॉडी में भी जाएगी। अगर आपकी बॉडी इतनी है काबिल को उससे फाइट कर लेगी तो ठीक है, आपने एक लड़ाई के लिए काम दे दिया। नहीं तो क्यों देते हो आप फ्रूट्स वेजिटेबल खाओ जिससे बॉडी को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले, लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं करना पड़े। ये हरसिंगार के जो लीव्स है उसको 250 ग्राम 1 लीटर 2 लीटर पानी में 1 लीटर रह जाता है, बाद में उसको पीना है, उसमें कुछ डालना नहीं है? उसमें कुछ डालना नहीं, या मैं तो कहूंगा ऐसा ना करें। ये तो मैंने उनके लिए बताया है जिन लोगों के पास में रोज रोज लाने की सुविधा नहीं है। हाँ। अगर आपके पास सुविधा है तो आप 4 से 5 पत्ती रोज लें, उसको पानी में उबालें, 1 गिलास पानी में जो आधा गिलास पानी रह जाए उसको पी लें। वो ज्यादा बेटर रहेगा। राधा अगर किसी के पास साधन नहीं है, क्या जी बहुत दूर से लाना पड़ता है नहीं, तो उनके लिए मैंने ये बता दिया है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे जो 7वें दिन का होगा वो कम होता चला जाता है उसका असर, और जब ताजा ताजा आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा 100% एफिकेसी के साथ में आपको मिलेगा। और बोरेश जी, ये
मुझे 2-4 महीने में कभी कभी रात को लेफ्ट लेग में कभी कभी मसल्स जाम हो जाता है, ऐसा लगता है। और बाद में तो ठीक हो जाता है, खड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत तो पैर में हिलाते हैं। तो व्हाट माइट बी रीजन? देखिए जनरली हमारी जो मसल्स होती है ना सर, उनका कॉन्ट्रास्ट होना और उनका देखिए मसल्स इस तरीके से काम करती हैं बॉडी के अंदर, और ये जो पैर की मसल होती है ये एक तरह का हार्ट का काम करती हैं। जब आपका ब्लड ऊपर को जाता है तो नीचे से दबा के ऊपर को पुश करने का काम करती हैं। तो कई बार आपकी जो मसल रिलैक्सेशन और मसल कॉन्ट्रास्ट होने में जो सामंजस्य होता है वो बिगड़ जाता है, उसी वजह से दिक्कत आती है, या कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में क्लॉटिंग है वहां के वाल्व के ऊपर। तो ऐसा अगर कभी हो जाए तो आप एकदम चेयर पे बैठें और अपने पैर की एड़ी को 2-3 बार जमीन में मार लें। इतना भी ना मारें कि आपकी एड़ी में ज्यादा चोट लग जाए, 3 बार मारेंगे आपका उधर तुरंत खत्म हो जाएगा। अदरवाइज कई बार दर्द वो काफी मिनट तक, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी दुखी कर देता है और बाद में भी होता है अगर मसल्स कुछ ऐसी हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। तो मैंने जो बताया ये बहुत ही बढ़िया है। आप चेयर पे बैठे 90 डिग्री पे और पैर को जमीन पे 2 बार टक 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 उसकी एड़ी को मार दें, आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। आपको मतलब ये बहुत ही बढ़िया पेन किलर है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको आराम मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे कि एक्सरसाइज बेस्ट वे है। उस केस में आपको पैरों को 24 घंटे में कम से कम पहले तो आप 1 मिनट से स्टार्ट करें। आप कहीं जमीन पे जो आपका वो होता है ना योगा मैट, इस टाइप की बिछाएं और उस पर लेट जाएं और आपकी हिप्स को दीवार से लगा दें, बिल्कुल चुपटा दें और पैर को दीवार के ऊपर 90 डिग्री पे खड़े कर दें। सही है। और ये 1 मिनट करें पहले दिन, अगले दिन 1.5 मिनट करें, उससे अगले दिन 2 मिनट करें। ऐसे करते 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 20 मिनट तक चले जाएं, 40 दिन में पहुंच जाएंगे। फिर 20 मिनट पे ही इसको रखें, आपके कम से कम 10 से 15 बीमारियां आपकी बॉडी में से दूर हो जाएंगी। सोचिए। सही है, वो बहुत बढ़िया। ये मैं तो सर्वांगासन भी करता हूँ, ऑल्टरनेट डे सर्वांगासन, वो सब आसन करता हूँ, सर्वांगासन भी करता हूँ, वो पीछे मुड़ के भी जाता हूँ। मगर ये कभी कभी 2-4 महीने में कभी कभी ऐसे हो जाता है रात को, तो इसलिए मैं पूछा आपको। कभी कभार सर आप ना हेड डाउन टिल्ट वाला एक्सरसाइज उसे कर लिया करो। आप अपना जो बेड है कुछ ऐसा जुगाड़ बना लो कि वो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप अपने पैरों के साइड में कुछ ऊंचा लगा के और उसको हेड डाउन टिल्ट 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ये कर लिया आराम से, तो ये आपकी प्रॉब्लम उससे भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ओके। बाकी मिनरल्स और विटामिन की कमी की वजह से होती है। अगर वहां आप पानी सही नहीं पीते, पानी आरओ टाइप का पीते हैं, तो उससे ये होती है मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रास्ट नहीं कर पाती, एक्सपेंड नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से, रिलैक्स नहीं हो पाती और उससे ये दर्द होता है। उस केस में आपको ऐसा कोई पानी पिए जिसके अंदर मिनरल्स हो। और एक पानी की बूंद में क्या क्या होता है ये आपको मैं किसी दिन बताऊंगा, ग्रुप पर डालूंगा, देखना कि कितनी चीजें होती हैं एक ड्रॉप वाटर के अंदर। चाहे वो नैनोग्राम में ही होती होंगी, बट वो होती हैं और हमें वो बहुत जरूरत होती है। और आरओ उनको सबको निकाल के बाहर खड़ा कर देता है। सही। तो वो है। तो आपने वो वीडियो भी बहुत अच्छा बताया, देखिए वो लेडीज को पीछे एनेस्थीसिया देते हैं इंजेक्शन, वो नर्व्स का प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में परेशानी हो जाती है, बाद में परेशानी होती है। वही मैं बता रहा हूँ सर, बहुत अब ये जो मेडिकल साइंस है, अब इसमें क्या करें कैसे करें, बड़ा अगर कोई अच्छी नर्स डॉक्टर है एक्सपीरियंस तो वो प्रॉपर तरीके से दे लेती है, और कोई ऐसे ही है। आजकल तो आप एमबीबीएस भी पैसे दो और एमबीबीएस करो। मेरे को तो आजकल डर लगता है हॉस्पिटलों में डॉक्टरों से कि ये कैसा वाला डॉक्टर है, कहीं ये वैसे ही पास हो गया तो नहीं आ गया, बिना प्रैक्टिकल करे तो इसने पेशेंट को ट्रीट नहीं करने लग गया। क्योंकि ये बड़ा एक समस्या है। क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी डॉटर को कहीं तंजानिया भेजा एमबीबीएस करने। अब सर वहां उनके 50 लाख रुपए गए एडमिशन के। तो अब मैं तो ये मान के चला 50 लाख रुपए में डिग्री आ जाएगी 5 साल बाद, और इसके बाद वो प्रैक्टिस हो जाए इंडिया में, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। जब कभी वो आती है, मैं उससे कभी बात करता हूँ तो वो कहती है कि अंकल ऐसे ही चल रहा है, कहीं कुछ नहीं करवाते, और ठीक है मेरे 2 साल 3 साल निकल गए और 2 साल निकल जाएंगे तो मेरे को मिल जाएगी डिग्री। तो अब ऐसे में ऐसा अगर कोई पेशेंट उसके पीछे नीचे आ गया, उसका क्या होगा ये गॉड नोस। सही है। तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ आज की डेट में। अब वो चीजें नहीं बची के एक
बढ़िया डॉक्टर या बढ़िया वो मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ नेचुरोपैथी पे जाओ, कोई डर की कोई बात नहीं है। नेचुरोपैथी इज द बेस्ट वे, बेस्ट, सबसे बढ़िया है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, मेरी ग्रैंड डॉटर थे, उसको सैनिटाइज प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे उनको तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था बिफोर आई केम इन अप्रैल महीने। तो इसके पहले तो उनको ऑपरेशन का सब कुछ करवा दिया था, करवाना ही था। इट माइट बी कॉस्टिंग नियरली नॉट लेस देन $10,000। तो $10,000 हाँ, मिनिमम वो बोलता है कि इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं कि उनका एक सर्जरी नहीं होगा, 4 सर्जरी होगा, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे 4 सर्जरी होगा, इसके बाद ही हो सकता है। तो मैं तो नेचुरोपैथी में मानता हूँ, तो मैंने तो यहाँ पे आके सिंपल बोला कि भाई व्हाट इज द रीजन। उसके रूट में गया तो मैंने कहा एसी का वेंट ऊपर है, तो मैंने एसी का वेंट बंद करवा दो। वो ठंडा पानी पीते, कोल्ड ड्रिंक पीते, उसको बंद करवा दिया। वो बोलते हैं कि केला खाती है, केला का जूस हमेशा पीती है, वो बंद करवा दिया। तो रूट कॉज तो वो ठंडा जो लेती थी वो बंद करवा दिया। और इसके बाद गर्म करना है तो उसको वेपर चैम्बर में बिठा दिया, उसको वो हमारा तपकीर होता है, छिकड़ी, वो स्नफ, वो सुखा के उसको निकाल दिया, उसको गार्लिक करके वो वमन करवा लिया, और ये गरम हवा वो जो वेपराइजर है उससे लिया, ऐसे वैसे स्टार्ट कर दिया। तो 4 महीने में तो उसका 90% उसका बंद हो गया। तो डॉक्टर को बोलता कि वो कोई दूसरी दफा बताया, तो दैट वाज अ इंडियन डॉक्टर, तो वो तो 10 साल की है, तो उसको बोला कि आपको कैसे ये अच्छा हो गया, हाउ? तो उसने बोला कि मेरे ग्रैंडफादर है, तो उसने वो नेचुरल वे बनाया, ये सब कुछ करवा दिया मुझे, तो मैंने तो दवा ली नहीं, मगर इसके तो वो समझ गया। तो उसने बोला कि नेचुरल वे उन्होंने अच्छा किया, तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं। वो नेजल सब दिया था, वो तो करवा था, नीति तो करवा, जल नीति तो मैंने करवाया था। तो बोलता कि ये अच्छा है। वो डॉक्टर जो अमेरिकन था, वो तो सरप्राइज हो गया कि हाउ इज पॉसिबल, मगर ये हो गया। तो अभी उसका खर्चा तो बच गया, वो तो अलग बात है, मगर उसको वो दवा का साइड रिएक्शंस और सर्जरी वाला होने वाला था, वो सब बच गए। वो सब तो बच गए नाउ सर। कॉम्प्लिकेशंस होते बच्चे को आगे जब फ्यूचर में चल के उन दवाओं की वजह से। इसीलिए तो मैं आप बोल रहे हैं ना, वो नॉलेज इज अ पावर, पहले नॉलेज ही होता है, इम्प्लीमेंट किया तो वो सही है। पहले नॉलेज फिर डिसिप्लिन उसको करना है और करवाना है, ये आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले समझो प्रॉब्लम को, एक बार पैनिक मत हो, जल्दबाजी मत करो। इसलिए मैंने कहा वैक्सीन आ गई तो भाग नहीं जाएगी, जल्दबाजी मत करो, देख लो 10-15 दिन, 1 महीना क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, क्या बच्चों को कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो फिर आप अपने बच्चों को क्यों ऑफर करते हो, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। यस भाई साहब। सर आई हैव 2 क्वेश्चन। पहला ये कि मल्टीविटामिन की कमी की क्या कैसे होती है? सर आपका आवाज नहीं आ रही, किसी को हो रही है, वॉइस नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलें सर, आवाज नहीं आई। तो उसका रीजन क्या है, क्वेश्चन क्या है उसके लिए? नहीं सर, वो वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वॉइस आप या तो एक काम करें, एक बार आप बाहर होके दोबारा एंटर कर लें तो हो सकता है आपका फोन दूसरा चैनल पकड़ ले। जब तक हम डॉक्टर निधि से बात कर लेते हैं। यस मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं अच्छा था सेशन, बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। और कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो? चलिए, रेखा मैम आपका कोई सवाल हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आप चुप बैठी हैं, शांत। नहीं सर, सुन रही थी, बहुत अच्छा सेशन था। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर को है साइटिका की प्रॉब्लम। तो अब तो आप ट्रीटमेंट करो ना उनका। तो मैंने ना आपकी वीडियो उनको सेंड करती हूँ, तो आपके बारे में है, मोदी केयर में है वो मेरे साथ। ओके। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे को बोला कि आप सर से पूछ के बताओ, आपकी इतनी वीडियो वगैरह होती हैं कि साइटिका के लिए। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा हमारा लास्ट सेशन साइटिका का ही है, तो मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा। बिल्कुल, आप उनका इलाज करो ना, आप ठीक करो उनको। और वो भोपाल में रहती हैं, और उनके
ज्यादा दर्द है, मतलब साइटिका का बहुत मतलब सुन रहता अब है तो हाथ आप समझ गए ना, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि उनको साइटिका का किस चीज की, किस वजह से दर्द है। जी सर। उनका एमआरआई की रिपोर्ट अगर है तो एमआरआई से आप देखोगे L1 L3 L4 में, अब उसमें रिपोर्ट में बल्जिंग आ रही है या हर्निएटेड डिस्क आ रही है या स्लिप डिस्क आ रही है या वो क्या आ रहा है, तो वो आप एक बार पता करो, और पता करने के बाद फिर देखो डायग्नोस करना तो जब भी आएगा ना आप पे। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन, जैसे वकील करता है ना अपने मुलजिम से क्रॉस क्वेश्चन, उसी से उगलवा लेता है आंसर, वही काम करवाना होता है डॉक्टर को भी। वो यही कहते हैं कि काफी इलाज करा लिया, उनके आराम नहीं है। तो एलोपैथिक में तो इलाज है ही नहीं ना। एलोपैथिक में तो क्या है, वेट करते रहो, बॉडी अपने आप हील करेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जब तक वो पेन किलर दे देके उसको आपको महसूस नहीं होने देंगे, दैट्स इट। इसमें एक बात भी होता है, अगर ज्यादा किसी की दिक्कत होती है तो हम एक कटी बात बोलते हैं, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी का स्नान करवाते हैं पानी में, एक ऐसी उथले बर्तन में पानी डलवा के उसमें लिटा के रखते हैं पेशेंट को, जिससे कि सिर्फ 2-2.5 इंची पानी होता है और उसमें हम रखते हैं। कई बार हम ठंडा गर्म सेक भी देते हैं, कई बार हम मिट्टी का लेप करवाते हैं। जो सैंड होती है जमीन में से खुदवाएंगे 3 से 4 2-3 फीट नीचे से निकालो मिट्टी को बाहर ऊपर छत पे कहीं सुखाओ, उस मिट्टी को सुखा के फिर उसको बिल्कुल पाउडर बनाओ, पाउडर बना के उसको छानो, छानने के बाद में उसको पानी में उसे बनाओ जैसे आप रोटी बनाते हैं, और उस रोटी को रोटी टाइप की बना के आप उस पर रखो, उसके ऊपर आप पट्टी डालो। तो बहुत टेक्निक तो बहुत है, अगर नहीं होता तो ये हमारे पूरे सारे नेचुरोपैथी के पार्ट हैं। मिट्टी का लेप करना या उसे करना या कपड़े का या पानी का, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब देखा कि अब नहीं हो रहा, फिर हम एक अगले स्टेप पे जाएंगे। तो पहले दूसरे तीसरे स्टेप में जनरली पेशेंट ठीक हो जाता है, एक आध जाता है जो मिट्टी के उस तक। जैसे आपने हार श्रृंगार का बताया ना, तो उसका मैंने यूज किया हुआ है। मेरे को 5 साल पहले करीब ना मेरी नीज में बहुत पेन था, तो हम कहीं योगा के लिए जाते थे, तो उन्होंने बताया कि एक जने को अगर लेना है ना तो 5 से 7 पत्ते आप डेली लीजिए हार श्रृंगार के रात को, बिल्कुल, और उनको मिक्सी में पीस के ना उनको पानी में उबालना है रात को स्टील के बर्तन में, और उसको उसी में छोड़ के सुबह खाली पेट उसको पीना है छान के। तो वो मैंने किया था 90 दिन तक। देखो अगर मेरे को सियाटिका में लेना है तो अलग तरीका है, अगर मेरे को नीज में लेना है तो मेरे को दूसरा तरीका है, अगर मेरे को और सारी बॉडी पेन करती है, सारे उसमें पेन हो रहा है, अर्थराइटिस है, तो उसमें अलग तरीका है। तो इसके कई सारी फॉर्म्स होती हैं। कई बार हम अगर हम दूसरी बीमारियों में देते हैं तो हम इसको पत्ते को क्रैश भी नहीं करवाते, ऐसे ही उबलवाते हैं कि साबुत पत्ते ही उबाल लो। तो ये अलग अलग तरीके में अलग अलग तरीका होता है। पर सर उसका बहुत बेनिफिट हुआ। अब बेनिफिट तो होगा, मैंने बताया पुरानी से पुरानी अर्थराइटिस को निकाल किया था। ये तो आपको अगर आप ठीक भी है ना तब भी अपनी उसमें बना लो कि हफ्ते में 2 दिन लो जी। अगर आप बिल्कुल ठीक भी है तब भी, तो वो होगा नहीं ना फिर वो प्रॉब्लम। हाँ जी सर। तो नेचुरोपैथी यही तो कहती है कि प्रॉब्लम हो जाए तो क्या फायदा, प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए आप ये सारी चीजें करते रहो कभी कभार। अच्छा सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है हार श्रृंगार का। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। पता चल गया कि रीढ़ की हड्डी में अगर कहीं स्पाइन में प्रॉब्लम है तो सारे दर्द ना साइटिका के नहीं होते, साइटिका का अलग होता है। बिल्कुल। चलिए, अभी एक मेरे पास टेल बोन की लेडी आई हैं, उनका भी टेल बोन में पेन है, तो उनको भी मैंने पूरा बताया था, समझाया था, उनके समझ आ गया कि क्या है। उसमें भी हमें देखना पड़ता है, स्वेलिंग तो नहीं है। अब दिक्कत क्या होती है, टेल बोन तो आप समझते हैं बिल्कुल एंड जाके वहां होता है। अब वो यहाँ एक दिक्कत क्या आती है कि मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर, उसमें एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। जबकि इस प्रॉब्लम में अगर आप दिक्कत करेंगे तो आप ठीक होने में चांस आपके कम हो जाएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मैम मेरे को एक फोटोग्राफ्स खींचे, उतना ही एरिया मेरे को उसे करके दे दें, मेरे को ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पेशेंट को खुद भी नहीं दिखता तो वो बताएगा क्या। वहां ये जो टेल बोन होता है इसमें भी 4 टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ती है कि बाहर से। तो जब मैं एक फोटोग्राफ्स लेता हूँ, मैं फिर उसमें मेरे पास एक वो है, उस फोटो को यहाँ डालता हूँ और उस फोटो को मैं स्केलेटन बना देता हूँ। स्केलेटन बना के मेरे को अंदर की हड्डी दिखाई दे जाती है। तो वो कई बार ऐसा करके भी देखने पड़ते हैं अपने आप उसे करके। तो उन्होंने भेजा और देखा, मैंने उनकी जो प्रॉब्लम थी लेवल 2 की प्रॉब्लम थी। अब ट्रीटमेंट दिया है, आई होप उनको 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास हो गए, काफी फायदा है पेन में।
मैंने उनको बताया था कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे आपको 100% ठीक होने। तो ये है प्रॉब्लम, तो ठीक होती है, बट वो ये कि कई बार हमें ऐसी जगह पे आ जाती हैं चीजें कि कुछ लोगों को हेजिटेशन होती है जो नहीं होनी चाहिए। जो है तो वो है, बॉडी पार्ट है, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं कि कहाँ क्या है, क्या दिक्कत है। हम आपका पूरा पिक नहीं ले रहे, हम तो उतने ही एरिया का पिक ले रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो वो अगर देते हैं लोग तो देते भी हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और ठीक भी होते हैं। राइट, हमारा लास्ट सेशन है। हाँ जी। अब की बार आपने टेस्ट नहीं लिया सर? हाँ, अब की बार मैंने टेस्ट थोड़ा सा, मैंने कहा टेस्ट की कोई बात नहीं है, और चाहो तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा तो वहां से टेस्ट करके दे देना। अभी एक्चुअली में मैं कोरोना के उसमें लगा हुआ हूँ एक रिसर्च में, तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम उसमें निकल रहा है, और मैं ऐसी ऐसी चीजें इसमें से निकाल के लाया हूँ जो कि शायद ही हमारे यहाँ इंडिया में डॉक्टर्स को भी पता हो। से ये जो कमर का दर्द है, इसके लिए वो कटिस्तान भी चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सर स्नान पता है कितने टाइप के होते हैं? 12 टाइप के होते हैं। हाँ। नेचुरोपैथी में 12 टाइप के स्नान होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग टाइप के स्नान दिए जाते हैं। अगर हम इसमें पूरे घुसते हैं ना तो इसमें इतना मजा आता है नेचुरोपैथी में। ऐसे ही फिर आपका मिट्टी का जो उपचार होता है ना, बहुत जबरदस्त उपचार माना जाता है। बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट के, और गारंटेड इलाज करती है ये सैंड जो मिट्टी होती है। बट वो ये है कि लोग करते नहीं है, करवाते नहीं है, इसलिए उनको इतना वो नहीं आता। तो ये आप तो जयपुर में है ना, वो इंडिया आएंगे तो आपके यहाँ आएंगे, वो पूरा नेचुरोपैथी का वो ट्रीटमेंट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बॉडी रिजुवेट करने के लिए। क्योंकि मेरी वाइफ थी, वो व्हेन शी वाज यंग, मींस की वो 32 या 35 की होगी, वो टाइम पे उनको ये घुटनों में बहुत दर्द हो गया था, तो शी वाज नॉट एबल टू सीट और स्टैंड, इतना परेशानी हो गई थी। तो वी हैड बीन टू नेचुरोपैथी, एक डॉक्टर था उनके यहाँ पे एडमिट हुए थे, और उन्होंने सिंपल किया था कि भी फास्टिंग करेगा अच्छा है। तो उनको 8 दिन के लिए गर्म पानी पे रखा था, ओनली फास्टिंग, नथिंग डूइंग, और इससे उसका 90% कम हो गया था, वो फास्टिंग की वजह से ओनली। इसके बाद वो सब मिट्टी लगाई, वो कटिस्तान दिया, वो सब कुछ, जो सन बाथ दिया, योगासन करवा, वो सब कुछ करवा था बाद में। मगर उनका जो यंग एज में जो हो गया था ओनली फॉर द वाटर थेरापी, तो दैट वाज अ मार्वेलस। तो इसके बाद तो हम तो नेचुरोपैथी मानते हैं, और जनरली मैं तो अभी 72 हो गया, आई डोंट हैव टू टेक एनी मेडिसिन। मगर वो घर में है, उनका फैमिली है, उनको कुछ न कुछ होता रहता है, तो मैं सीखता रहता हूँ, और आई एम टेकिंग एज ए इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ एक्सपेंडिचर। जो भी होता है एज अ इन्वेस्टमेंट, हमारा नॉलेज बढ़ता है, किसी को हेल्प होता है, तो दैट्स सफिशिएंट। मैंने बोला कि मेरी ग्रैंड डॉटर को ये है, तो 5,000 तो उसका इंश्योरेंस वाला बोला था, बोला कि एक सर्जरी से नहीं होगा, 4 सर्जरी। बोलता कि क्यों कर रहे? तो बोला कि इंश्योरेंस वाला का यही है पैटर्न है, इसकी वजह 4 टाइम कराना, इसलिए हमारा खर्चा इतना होगा। डेट डिपेंड्स, मगर हम तो नेचुरोपैथी में वो मानते हैं, तो इससे अच्छा हो जाता है। तो नॉलेज अच्छा है और इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो आप अपना क्वेश्चन रखें, और नहीं तो फिर वेंकट सर आज आप हाँ सर, बताएं कुछ। एक शेषन जी सॉरी, एक लास्ट ही था। हाँ जी, हाँ जी। ये वो हाइड्रोथेरेपी का कोर्स किया था आपने, सर्टिफिकेट भेजा था, मगर वो प्रिंटिंग करना रह गया है, तो वो आपको मिला नहीं है? नहीं मिला था, मगर वो प्रिंटिंग करना रह गया, तो अभी व्हाट्सएप में रह गया था, तो इज इट पॉसिबल टू गेट इट? वो तो आपको व्हाट्सएप में पड़ा होगा अभी भी। नहीं, वो खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। हाइड्रोथेरेपी का था। हाँ, मैं देखूंगा, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दोबारा से रीसेंड करूंगा। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बाकी का तो है मेरे पास। ठीक है, ठीक। ओके, यस वेंकट जी। हाँ सर, सेशन तो बहुत बढ़िया रहा, और साइटिका में जो भी जितनी भी ट्रीटमेंट अभी नेचुरोपैथी में की जाती है, और इसी के साथ साथ जैसे आपने अभी
मराठी में उसको पारिजातक बोलते हैं। पारिजात, जो आपने हरसिंगार बताया ना, वो जैसे आपने अभी उबाल कर खाने के लिए बताया था, और मैम ने अभी, रेखा मैम ने बताया कि उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस कर रात को भिगोकर सुबह उठकर पीना है। और कई बार तो अभी मैं जो करता हूँ उसमें लगभग 4 से 5 जो पत्ते होते हैं उसके चबाकर खाने के लिए देता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो उससे क्या होता है कि चबाकर खाने से एक तो मुंह में खाना, और उसी के साथ साथ जैसे हमारा अनाज पचता है उसी तरीके से वो डाइजेशन भी होता है, ब्लड में भी जाता है। तो इसके हर एक, जैसे अर्थराइटिस हो या जॉइंट की कोई भी बीमारी हो, उसमें चबाकर खाने के लिए देता हूं मैं। और उसी के साथ साथ जैसे नेचुरोपैथी की जो भी स्तब बात है, उसे कटी स्नान है, ये सभी चीजें बहुत ही कारगर। और जैसे आपने बताया कि एलोपैथी में उसका इलाज ही नहीं है, ये तो 100% सही बात है, क्योंकि लगभग बंदा मेडिसिन खाता रहता है 6-7 महीने बाद पता चलता है कि ये तो बीमारी कम होने की बजाय बढ़ गई। तो इस तरीके से होता है। बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट वैसे भी, वो नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी क्लिनिक है उसमें लास्ट में आते हैं लोग। तो आज का सेशन सही में बहुत ही बढ़िया था। और हमने आपको एक बताया था कि बालों के बारे में, हाँ, बहुत सारे लोगों को उसकी रेमेडी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, फिर कल को थोड़ा सा देख लेंगे उसको। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। और नेचुरोपैथी की ही रेमेडी उसके ऊपर बताइएगा, जैसे बालों का झड़ना हो या डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, या जैसे बाल जैसे ज्यादा टक्कल पड़ जाना हो, तो उस तरीके के हिसाब से देखिएगा थोड़ा। ठीक है, तो कल हम और एक कर लेंगे सेशन, ओके, थोड़ी देर का बालों के ऊपर। और इसके थैंक यू वेरी मच। वो भुवनेश जी, मैं खुद, मेरे लिए एलोपेशिया है, तो मुझे तो ये बहुत यूजफुल होगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वह एजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मगर इट विल बी वेरी यूजफुल। में एलोपेशिया नहीं होना चाहिए ना। हाँ, एजिंग में एलोपेशिया नहीं होना चाहिए, डेंसिटी कम हो जाती है, वो एक अलग बात। हाँ ठीक है। तो कल हम ले लेंगे एक सेशन। सही टाइम, यही टाइम पे, सेम। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।